नमस्कार स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने किसी सम्मिश्र संख्या का घनमूल कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस कर लिया था। आज इसी कंटिन्यूशन में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसी में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि जो सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय गुणधर्म क्या है। एंड जो सम्मिश्र संख्याएं हैं उनके कुछ ज्यामितीय गुणधर्म जिन पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो कैसे अपन को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए अपने पास जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया ये कि अगर हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या है z = x + i/y, अगर ये हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है आपको, ठीक है, तो इस सम्मिश्र संख्या को कार्तीय रूप में, यानी ये जो फॉर्म है ये कौन सी है, इसकी कार्तीय फॉर्म है, यानी कार्टेशियन फॉर्म जो होती है यानी कार्तीय रूप है। तो सम्मिश्र संख्या जब कार्तीय रूप में हो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्यामितीय रूप से, कि अगर हम ये हमारे पास क्या है x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो x, 0 से पास हो रही हो, और अगर x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो 0, y से पास हो रही हो, तो ये जो पॉइंट P है, यानी इन दोनों लाइंस को कट करने वाला जो पॉइंट P है, ये सम्मिश्र संख्या z = x + i/y को निरूपित करता है। जहाँ ये डिस्टेंस है वो x हो जाएगी और ये डिस्टेंस है वो y हो जाएगी। तो ये है सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सम्मिश्र संख्या को। इसके बाद अगर किसी सम्मिश्र संख्या को हमें सदिश रूप में व्यक्त करना हो, अगर हमें किसी सम्मिश्र संख्या को सदिश रूप में व्यक्त करना हो, तो सम्मिश्र संख्या को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। ये मान लो हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, तो हमें क्या करना है, किसी भी सदिश को, किसी भी सम्मिश्र संख्या को सदिश के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, कि अगर हमारे पास ये मान लो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु है और ये हमने एक सदिश लिया है और यहाँ पॉइंट P था जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या z = x + i/y है उसको निरूपित करता है। ठीक है, ये हमने अभी देखा। तो ये जो प्रारंभिक रेखा है, तो इस प्रारंभिक रेखा से थीटा एंगल पर, यानी इस प्रारंभिक रेखा से थीटा एंगल बनाने वाला जो वेक्टर है, यानी जो सदिश है, और जिसकी जो लंबाई है वो मोड z = r द्वारा व्यक्त की जाती है, तो ये जो सदिश है ये एक सम्मिश्र संख्या को व्यक्त करता है। यानी हम किसी भी सम्मिश्र संख्या को सदिश रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, प्रारंभिक रेखा से थीटा एंगल पर, प्रारंभिक रेखा से थीटा एंगल, जो थीटा एंगल कौन बना रहा हो यहाँ पे, यानी जो एंगल क्या है, थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या को हमें क्या करना है, सदिश रूप में व्यक्त करना है। तो ये जो वेक्टर है, हमने जो OP वेक्टर लिया है, तो OP वेक्टर है वो सम्मिश्र संख्या को सदिश रूप में व्यक्त करता है, और ये जो OP वेक्टर है वो प्रारंभिक रेखा से थीटा कोण बनाता है, और इस OP वेक्टर की जो लंबाई है वो मोड z = r द्वारा व्यक्त की जाती है। तो कहने का मतलब ये जो OP वेक्टर है, जो OP वेक्टर हमने लिया है, ये हमारे पास OP वेक्टर है वो सम्मिश्र संख्या z को सदिश रूप में व्यक्त करता है। जहाँ थीटा एंगल जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट है, थीटा क्या है, कोणांक को व्यक्त करता है। थीटा क्या होता है हमेशा tan इनवर्स y/x, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोणांक को, और जो r है मोड z = r, ये मापांक को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, मापांक को। तो यानी हमने अभी क्या देखा कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को अगर कार्तीय रूप में लिखना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर किसी भी सम्मिश्र संख्या को सदिश रूप में लिखना है, यानी जो सम्मिश्र संख्या z = x + i/y का सदिश रूप, का सदिश रूप, ये इसका सदिश रूप हो गया। तो सदिश रूप से कैसे व्यक्त करेंगे, यानी ये जो OP वेक्टर है ये सम्मिश्र संख्या z को निरूपित करता है, सम्मिश्र संख्या z को निरूपित करता है, और ये जो आपने सदिश लिया OP वेक्टर, इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या, लंबाई क्या हो जाएगी, जो मॉडुलस ऑफ z के इक्वल हो जाएगी। यानी मोड z का मतलब क्या होता है कि z की मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसे हम मोड z द्वारा निरूपित करते हैं। और ये जो प्रारंभिक रेखा से एंगल बनाया गया, ये थीटा एंगल, ये क्या होता है, इसका कोणांक होता है, ये हमने पढ़ लिया था। तो यानी हर वेक्टर, यानी जो भी आपके पास सम्मिश्र संख्या होगी उसको आप वेक्टर फॉर्म में यानी सदिश रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसके बाद हमने किसी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद यानी किसी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेम वही मेथड होता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट पी हम ले रहे हैं, मान लो ये हमारे पास जो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई जो सम्मिश्र संख्या है उसको निरूपित करता है। तो अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होते हैं, लेकिन अगर ध्रुवीय रूप में बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा हो जाएंगे। यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे, आर कोमा थीटा। तो यहाँ आर का मीनिंग क्या है कि मूल बिंदु से ये जो डिस्टेंस है ये आर को व्यक्त कर रहा है। यानी आर क्या होता है, जो आपने सम्मिश्र संख्या जेड ली है इसका मापांक जो आर को व्यक्त करता है। और ये जो ओपी, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है ये मोड जेड यानी कि जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या उसके मापांक को व्यक्त करता है, यानी जेड की मूल बिंदु से दूरी। और ये जो एंगल हम लेते हैं, ये जो हम एंगल लेते हैं थीटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कोणांक को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, तो हमने देखा था कि एक्स इक्वल्स टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा हम रखते हैं। यहां से बिल्कुल ये एंगल हो गया। तो इस एंगल में ये आर डिस्टेंस होगी, ये आर डिस्टेंस है, ये एक्स दूरी होगी, ये वाई दूरी होगी। ठीक है, तो यहां हमें पता है कि जब अपन एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन यानी ये जो फॉर्मूला लगाए लाल बट्टा कक्का पड़ा होगा बचपन में, ठीक है। तो यहां से जो y अपॉन आर अगर करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी y अपॉन आर है वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और x अपॉन आर है वो किसके इक्वल हो जाता है, कोस थीटा। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ना, पहले पढ़ चुके हैं। तो x इक्वल टू आर कोस थीटा रख देंगे और y इक्वल टू आर साइन थीटा रखते हैं। तो हमें पता है तो हमारे पास सम्मिश्र संख्या है वो r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस फॉर्म में आ जाती है। और ये सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या होता है, ध्रुवीय रूप होता है। ठीक है, फिर यहां से हम इसका आयलर फॉर्म में भी इसको लिखते हैं। आयलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, z इक्वल टू आर ए टू द पावर आयोटा थीटा, जहां थीटा क्या है, कोणांक को व्यक्त करता है, और जो r है वो मापांक को व्यक्त करता है, जो r है वो मापांक को व्यक्त करता है। ये पढ़ लिया हमने, ये यहां तक पढ़ लिया था। यानी किसी सम्मिश्र संख्या का कार्तीय रूप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसको सदिश रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, फिर उसको ध्रुवीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसको आयलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये सारा कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर मान लो हमारे पास कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं Z1 Z2, तो आगे इसमें बाकी जो गुणधर्म है वो देखते हैं। ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं ना डिटेल से। तो इसके आगे की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो देखें। अब मान लो आपके पास, अगर हमारे पास मान लो ये कोई लाइन है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इसका स्थिति सदिश मान लो Z1 है और इसका स्थिति सदिश मान लो Q का वो Z2 है, ठीक है। तो ये जो लाइन है PQ लाइन है, तो यहां से अगर मैं Z2 माइनस Z1 करूं तो Z2 माइनस Z1 का मीनिंग क्या होगा कि ये हमारे पास देखो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और Z1 इसका कोएफिशिएंट क्या है, Z1, और Z1 को मैं लिख लेता हूं, मान लो हमारे पास सम्मिश्र संख्या है X1 प्लस आयोटा Y1, और जो Z2 सम्मिश्र संख्या है उसको मैं लिख लिया X2 प्लस आयोटा Y2, X2 प्लस आयोटा Y2। तो यहां से देखो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो X1 कोमा Y1 हो जाएंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो X2 कोमा Y2 हो जाएंगे। ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब अगर मेरे को PQ डिस्टेंस फाइंड करनी हो, अगर हमारे पास PQ डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, यानी दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उनकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ जो PQ है, ये जो PQ है, तो PQ वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z2 माइनस Z1। ये कैसे लिखा मैंने, Z2 माइनस Z1। मैंने भी बताया कि जो मॉड ऑफ Z है, मॉड ऑफ Z का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जीरो, Z की मूल बिंदु से दूरी, Z की मूल बिंदु से दूरी। तो जो PQ वेक्टर है वो क्या हमारे पास Z2 माइनस Z1 से निरूपित कर सकते हैं इसको। और अगर हमें PQ वेक्टर की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो वो क्या आ जाएगी, मोड Z2 माइनस Z1। क्या आ जाएगी, मोड Z2 माइनस Z1।
मोड Z2 माइनस Z1। ठीक है। यानी अगर मैं PQ डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगी, Z2 माइनस Z1 हो जाएगी। तो यानी हमारे पास अगर कोई PQ वेक्टर है और P का स्थिति सदिश Z1 है और Q का स्थिति सदिश अगर Z2 है, तो जो PQ वेक्टर की जो डिस्टेंस आती है वो क्या हो जाएगी, Z2 माइनस Z1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, Z2 माइनस Z1। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी लिख लें, ये एक लाइन होगी तो किसी लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो PQ वेक्टर जो हो गया वो क्या हो गया, Z2 माइनस Z1 से निरूपित किया जाता है। अब देखें, अगर मान लो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेना जो भी है, कि अगर मान लो ये मेरे पास एक Z1, ये OA वेक्टर है, ठीक है, और इसका स्थिति सदिश मान लेते हैं मैं Z1 है, और मान लेते हैं कि ये मेरे पास AB वेक्टर है और इसका स्थिति सदिश मान लेते हैं Z2 है। ठीक है। ये हमारे पास OA वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश मैंने Z1 मान लिया, और ये एक AB वेक्टर है, इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या हो गया, Z2 हो गया। तो ये हमारे पास जो OB वेक्टर होगा, जो हमारे पास OB वेक्टर है, इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2। क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2। देखो मैंने अभी बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी सम्मिश्र संख्या है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सदिश से व्यक्त किया जा सकता है, यानी उसको हम एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमने देखा था अभी। ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो देख लिया था। फिर उसको हम ध्रुवीय रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्तीय रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये अलग अलग उसकी फॉर्म है। तो अगर आपके पास इस टाइप की कोई लाइन हो, ठीक है, और ये PQ P और Q 2 पॉइंट दे रखे हैं इसके, और अगर P का स्थिति सदिश Z1 है और Q का स्थिति सदिश अगर Z2 है, तो जो PQ वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, Z2 माइनस Z1। क्या बन जाएगा, Z2 माइनस Z1। वैसे ये सारी चीजें आप वेक्टर में पढ़ रहे हैं पैरेलल, तो वहां भी आप देख सकते हैं सारी चीजें। अब हमारे पास ये एक हमने OA वेक्टर लिया था जिसका स्थिति सदिश मैंने Z1 मान लिया, ये एक AB वेक्टर है जिसका स्थिति सदिश क्या है, Z2 है। तो ये जो आपके पास वेक्टर है OB, इसका स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2। यानी जो आपके पास त्रिभुज नियम होता है जो आपने पढ़ा होगा, तो ये ट्राइंगल फॉर्म में हो गया। तो ये Z1 स्थिति सदिश था, ये Z2, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 स्थिति सदिश हो जाएगा। ये इसका, यानी किसी भी दो जो सम्मिश्र संख्याएं हैं उनका जो त्रिभुज नियम होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं हैं उनका जो ज्यामितीय निरूपण कैसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमने देखा होगा कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज लें, इसके बाद नेक्स्ट लिखें। मान लो मैंने ये समांतर चतुर्भुज बनाया, तो समांतर चतुर्भुज का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो दिशाएं ये आपस में बराबर होंगी और ये आपस में बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है। तो इसमें देखो जो समांतर चतुर्भुज है, मान लो मैंने O, A, B और C, ये एक समांतर चतुर्भुज लिया, ये ट्राइंगल है, तो इसमें इसका स्थिति सदिश पता है, इसका स्थिति सदिश पता है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था अगर कोई PQ लाइन दे रखी है और P का स्थिति सदिश Z1 है, Q का Z2 है, तो इसको, इस वेक्टर को हम कैसे निरूपित करते हैं, Z2 माइनस Z1 से। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, मान लो ये मेरे पास OA जो डिस्टेंस है, OA जो वेक्टर है, इसका जो स्थिति सदिश मान लो Z1 है, इसका स्थिति सदिश मान लो Z1 है, और ये जो हमारे पास वेक्टर है AB वेक्टर, इसका स्थिति सदिश मान लो Z2 है, इसका स्थिति सदिश क्या है, Z2 है। तो अगर ये Z1 है तो ये Z1 हो जाएगा, और ये Z2 है तो ये Z2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं यहां से एक OB वेक्टर बनाता हूं, अगर यहां से एक OB वेक्टर बनाता हूं, तो ये जो OB वेक्टर है वो इस समांतर चतुर्भुज का क्या है, जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है, इसे हमें समांतर चतुर्भुज का मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो हमें पता है अगर ये Z1 है इसका स्थिति सदिश OA वेक्टर का, और AB वेक्टर का स्थिति सदिश अगर Z2 है, तो अभी त्रिभुज नियम पढ़ा हमने, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। ये वेक्टर क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। तो ये मुख्य विकर्ण होता है इसका, इसको क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण।
यानी प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये मुख्य विकर्ण से व्यक्त किया जाता है। अब देखो, अगर ये स्थिति सदिश ए बी का स्थिति सदिश Z2 है, तो अगर मैं इसको इस दिशा में लेता हूं तो ये दिशा इसकी विपरीत होगी, और इस दिशा में लेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -Z2 को। अगर हम इस दिशा में लेंगे इसी वेक्टर को तो ये -Z2 को निरूपित करेगा, और अगर ये -Z2 है तो यहां से देखें बच्चों, ये Z1 है, ये Z2 है। तो अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं, मान लो ये OABC और ये मान लो D है, तो ये जो मेरा OD वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम होगा, और इन दोनों का सम होने का मतलब Z1 - Z2 क्या हो जाएगा, Z1 - Z2। और हमें पता है जो मेरा AC वेक्टर है, जो AC वेक्टर जो होगा, ये सारे रूल वैसे आप उसमें पढ़ते हैं जब आपने साथ में अपने वेक्टर चल रहा है, उसमें भी पढ़ा जाता है। ये सारे समांतर चतुर्भुज के नियम, त्रिभुज के नियम, ये सारी चीजें हम वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल करवा देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 Z2, तो ये मुख्य विकर्ण Z1 + Z2 हो गया। अब ये जो विकर्ण है इसका एंटी डायगोनल जो है, यानी ये जो विकर्ण है इसका अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो ये जो आपके पास मुख्य विकर्ण, सॉरी ये मुख्य विकर्ण था और ये एंटी डायगोनल है, तो यहाँ पे देखें ये जो CA वेक्टर है इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या आ जाएगा, Z1 - Z2। क्यों आया देखो, क्योंकि ये जो आपके पास इसका AB वेक्टर जो है इसका स्थिति सदिश Z2 है, तो अगर हम AD वेक्टर बनाएंगे तो ये माइनस, क्योंकि जो इसकी जो दिशा है वो विपरीत हो गई, तो ये -Z2 को निरूपित करेगा। अब यहां अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगा देता हूं, त्रिभुज नियम, तो ये Z1 - Z2 बन गया जो इसके पैरेलल है, तो ये Z1 - Z2 को निरूपित करता है। और ध्यान रखें जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को कहां पे कट करते हैं, यानी एक दूसरे को मध्य बिंदु पे हमेशा कट करते हैं। तो ये एक आप लिख सकते हो साथ में। सॉरी, ठीक है, यहां तक। यानी यहां पे क्या था कि किसी भी जो भी हमारे पास समिश्र संख्याएं हैं उनको ट्राइंगल लॉ में कैसे निरूपित करते हैं वो हमने देख लिया, यानी त्रिभुज नियम में। और ये समांतर चतुर्भुज नियम भी हमने देख लिया कि यहाँ पे ये जो मुख्य विकर्ण है इसको हम Z1 + Z2 से निरूपित करेंगे, और एंटी डायगोनल है उसको हम Z1 - यानी जो विपरीत विकर्ण होता है उसमें Z1 - Z2 से निरूपित करते हैं। इसको कैसे लिखा वो मैंने यहाँ पे आपको लॉजिक दे दिया, इस वजह से इसको Z1 - Z2 लिखा जाता है। तो ये सारे हैं समांतर चतुर्भुज के नियम, ठीक है। तो ये सारे नियम आप देख लो, लिख लो एक बार, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो। ये लिख लिया सबने। तो अभी हमने किसी भी समिश्र संख्या को कार्तीय रूप में, ध्रुवीय रूप में, सदिश रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आयलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद उसको अगर हम कोई PQ वेक्टर से अगर निरूपित करते हैं तो कैसे निरूपित किया जाता है, अगर हम उसको त्रिभुज नियम में अगर त्रिभुज नियम क्या होता है, दो समिश्र संख्याएं हैं, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो भी हमने देख लिया कि अगर ये Z1 सदिश है, ये Z2 है, तो ये Z1 + Z2 हो जाएगा, और विपरीत विकर्ण है ये क्या हो जाएगा, Z1 - Z2 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे देखा। और अभी मैंने बताया था ये जो PQ है ये Z2 - Z1 को निरूपित करता है। तो अगर PQ वेक्टर की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो, यानी लंबाई फाइंड करनी हो, तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी लंबाई फाइंड करनी है तो PQ वेक्टर का मॉडुलस यानी Z2 - Z1 का मॉडुलस। आप इसको सोल्व करो, देखो वही आ जाएगा, Z2 - Z1 का मॉडुलस फाइंड कर लो। तो Z2 - Z1 का मॉडुलस का मीनिंग क्या है कि Z2 की Z1 से जो डिस्टेंस है उसको व्यक्त करता है, यानी मोड Z2 - जैसे मैंने बताया था ना कि मोड Z है वो किसको निरूपित करता है, Z की 0 से यानी मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ PQ वेक्टर का जो मॉडुलस वैल्यू है वो Z2 से Z1 की दूरी को निरूपित करता है।
तो मोड Z2, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखो इसमें, यानी Z2 मैंने क्या लिया, x2 प्लस आयोटा y2 लिया था, और ये हो गया x1 प्लस आयोटा y1, ये हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और यहां से प्लस आयोटा y2 माइनस y1, ये लिख सकते हैं। तो मॉडुलस वैल्यू हमें निकालना, तो ये क्या हो जाएगा, अंडरूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो यानी जो PQ वेक्टर है, इसकी अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z2 माइनस Z1, यानी Z2 की Z1 से दूरी क्या होगी, वो मोड Z2 माइनस Z1 को निरूपित करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए, और अब साथ में वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्याएं हैं, उनको भी आप ज्यामितीय रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट हमें समझ में आ गया था कार्तीय रूप में कैसे लिखते हैं, सेकंड हमारे समझ में आ गया था कि इसको ध्रुवीय रूप में, फिर सदिश रूप में, ये सारे जो रूल हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि इसको समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, इसमें विकर्ण, मुख्य विकर्ण और विपरीत विकर्ण से फाइंड किए जाते हैं, यहाँ तक हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखो एक विभाजन सूत्र, नेक्स्ट डालें हेडिंग विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों, कि अगर मान लो ये मेरे पास कोई P पॉइंट है और ये जो लाइन है ये Q पॉइंट है, ठीक है, तो अगर कोई R पॉइंट है, इस लाइन को M अनुपात N में विभाजित कर रहा है, या फिर हम कहें कि कोई मान लो R1 पॉइंट है, जो ये कोई R1 पॉइंट है मान लो, और ये इस लाइन को M अनुपात N में विभाजित करता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो PQ लाइन थी उसका अंतः विभाजन, ये क्या होता है, PQ लाइन का अंतः विभाजन, और ये होता है PQ लाइन का बाह्य विभाजन। यानी अगर R1 वेक्टर यहाँ है तो ये जो PQ वेक्टर है इसका बाह्य विभाजन कहेंगे, और ये PQ वेक्टर का अंतः विभाजन होता है। तो यहां से हमें इसके जो विभाजन सूत्र है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, लिखो, तो पहले अंतः विभाजन, नहीं, इसका जो अंतः विभाजन क्या होता है उसका फॉर्मूला लिख लें। तो अंतः विभाजन का मतलब क्या होता है कि जो R का जो स्थिति सदिश आएगा वो क्या जाएगा कि Z2, यानी मान लो P का जो स्थिति सदिश है मान लो Z1 है, और Q का जो स्थिति सदिश है वो Z2 है। तो अपने पास ये PQ वेक्टर था कोई, ठीक है, जहां P का स्थिति सदिश Z1 कोई समिश्र संख्या है और Q का स्थिति सदिश कोई समिश्र संख्या Z2 है। तो जो PQ है इसका जो अंतः विभाजन वो R है, और इसका जो बाह्य विभाजन है वो R1 है। तो ये जो अंतः विभाजन R है, जो इसको M अनुपात N में विभाजित कर रहा है, इसके स्थिति सदिश क्या आएंगे, यानी इसका स्थिति सदिश क्या आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, यानी MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N, ये हो जाएगा R का स्थिति सदिश, यानी MZ2 प्लस NZ1 और डिवाइडेड बाई M प्लस N, ये अंतः विभाजन सूत्र होता है। और बाह्य विभाजन सूत्र लिखो, यानी बाह्य विभाजन सूत्र। तो बाह्य विभाजन हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, R1 से। तो जो R1 है इसका स्थिति सदिश क्या आएगा, जैसे इसका स्थिति सदिश Z1 था, इसका स्थिति सदिश Z2 है, तो जो अंतः विभाजन R है उसका स्थिति सदिश क्या आ गया, MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, अब R1 जो हमने लिखा है वो बाह्य विभाजन है, R1 है वो क्या है बच्चों, बाह्य विभाजन है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा MZ2 माइनस NZ1 अपॉन M प्लस N अपॉन M प्लस N। तो ये है वो इस रेखाखंड का, सॉरी M माइनस N, क्या हो जाएगा M माइनस N। तो ये इस रेखा का क्या है, बाह्य विभाजन है। तो ये वैसे ध्यान रख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है। तो ये फॉर्मूले वैसे आप ये 2D में वहां पे दोबारा पढ़ते हो। ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो PQ जो आपके पास रेखाखंड है, इसमें P वेक्टर का जो P पॉइंट है उसका जो कोफिशिएंट है
वो Z1 है, यानी जो स्थिति सदिश है वो Z1 ले रहे हैं, इसका स्थिति सदिश Z2 लिया। तो जो PQ वेक्टर है इसका जो अंतः विभाजन है, मान लो वो M अनुपात N में विभाजित कर रहा है, तो जो R का स्थिति सदिश है वो क्या आएगा, MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N आ जाएगा। अगर यही इसी PQ वेक्टर को बाह्य विभाजन करता है R1, तो बाह्य विभाजन R1 है, तो R1 का जो स्थिति सदिश है वो क्या आ जाएगा, MZ2 यानी MZ2 माइनस NZ1 अपॉन M माइनस N आ जाएगा। तो ये विभाजन सूत्र हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो लिखने में कोई बुराई नहीं है, आप लिख लो इसको एक बार। वो जो PQ वेक्टर है इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को कैसे निरूपित करते हैं वो आपको पता होगा, यानी PQ जो आपका है, PQ का मध्य बिंदु, अगर PQ का मध्य बिंदु होगा तो उसका जो स्थिति सदिश है वो क्या बनेगा, Z1 प्लस Z2 बाई 2। तो मध्य बिंदु तो आपको निकालना आता है, तो अगर PQ वेक्टर का जो मध्य बिंदु है उसका जो स्थिति सदिश आएगा वो क्या जाएगा, Z1 प्लस Z2 बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 बाई 2 आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 बाई 2 आ जाएगा। तो सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो कोई भी सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दे रखी है तो उसको कार्तीय रूप में कैसे लिखते हैं, फिर उसको सदिश रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, फिर उसको ध्रुवीय रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, फिर उसके बाद में आयलर फॉर्म में उसको कैसे लिखा जाता है, फिर उसमें अगर कोई P और Q, इसका स्थिति सदिश P है, इसका स्थिति सदिश Q दे रखा है, तो जो PQ वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, Z2 माइनस Z1 बन जाएगा। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1, और PQ वेक्टर की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इसका मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z2 माइनस Z1 फाइंड कर लो, एक ही बात है। मॉडुलस वैल्यू Z2 माइनस Z1 का मीनिंग क्या है कि Z2 की Z1 से जो दूरी है, क्योंकि मॉड Z का मीनिंग क्या होता है कि Z की मूल बिंदु से दूरी, तो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 का मतलब क्या है, Z2 की Z1 से जो डिस्टेंस है उसको व्यक्त किया जाता है, तो वो हमने देख लिया। फिर अगर हमारे पास कोई OA वेक्टर था, AB वेक्टर था, जो Z1 और Z2 उनके स्थिति सदिश थे, तो इसका त्रिभुज नियम क्या होता है वो हमने देख लिया, Z1 प्लस Z2 को निरूपित किया जाता है। फिर हमने देखा इसको समांतर चतुर्भुज में कैसे निरूपित करते हैं, जहां मुख्य विकर्ण कैसे फाइंड किया जाता है और जो विपरीत विकर्ण है वो कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये होते हैं इनके। और फिर यहाँ पे विभाजन सूत्र क्या होता है, तो अगर कोई भी PQ लाइन है, P का स्थिति सदिश अगर Z1 है, Q का स्थिति सदिश अगर Z2 है, तो अगर इसको R अंतः विभाजन करता है तो R का जो स्थिति सदिश है वो MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N बन जाएगा। और अगर R1 इसका बाह्य विभाजन करता है तो उसका जो स्थिति सदिश R1 का वो क्या बनेगा, MZ2 माइनस NZ1 अपॉन M माइनस N। फिर हमने देखा अगर PQ वेक्टर जो हमें दिया हुआ है इसका अगर मध्य बिंदु हो तो उसका स्थिति सदिश क्या आता है, Z1 प्लस Z2 बाई 2 आता है, Z1 प्लस Z2 बाई 2 से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यामितीय गुणधर्म है जो हमारे एग्जाम में ध्यान रखने हैं। वैसे ये सारे वेक्टर में आप सारी चीजें पढ़ते हो, ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो इन सारे फॉर्मूलों को एक साथ कि कैसे कैसे इनको ज्यामितीय रूप से निरूपित किया जाता है, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब Z1 प्लस Z2 का ज्यामितीय निरूपण समझ में आ गया क्या होगा। अगर पूछा जाए Z1 प्लस Z2 का ज्यामितीय निरूपण, Z1 प्लस Z2 का ज्यामितीय निरूपण, तो Z1 प्लस Z2 का ज्यामितीय निरूपण क्या होगा बच्चों, कि अगर मान लो ये हमारे पास एक स्थिति सदिश ये OA वेक्टर है और इसका स्थिति सदिश Z1 है, और ये मान लो हमने कोई AB वेक्टर लिया जिसका स्थिति सदिश Z2 है, तो हमें पता है ये जो है वेक्टर क्या हो जाएगा, ये भी Z2 को निरूपित करेगा और ये क्या बन जाएगा आपका Z1। तो OAB और ये C मान लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या है, इसका समांतर चतुर्भुज का मुख्य विकर्ण जो Z1 प्लस Z2 से निरूपित किया जाता है। समांतर चतुर्भुज का मुख्य विकर्ण क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का मुख्य विकर्ण, ठीक है, जिसको हम Z1 प्लस Z2 से निरूपित करते हैं।
और एक हमने देखा था इसको त्रिभुज नियम से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे निरूपण हैं कि Z1 प्लस Z2 को कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिखें। क्वेश्चंस लिखें। यदि मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल है Z1 माइनस Z2, इक्वल है Z1 माइनस Z2 हो तब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, ये हमें फाइंड करना। ठीक है, लिखें। फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं इधर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, वो करो आप सोल्व इतने कि समीसर तल में बिंदु Z1, Z2, Z3 और Z4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं के कर्मानुसार शीर्ष हैं। केवल और केवल तब जब ऑप्शन ए लिख लें, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z3 प्लस Z4 और ऑप्शन बी लिखें Z1 प्लस Z3 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z4 और जो ऑप्शन सी है Z1 प्लस Z4 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z3 और इनमें से कोई नहीं। हाँ ये एस टेट 2009 में पूछा गया था। ये दोनों क्वेश्चन करें सभी। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यानी यदि मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स है मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2, तो हमें फाइंड करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू क्या आएगी। ये लिखें सभी और फाइंड करें इसको। अभी हमने देखा था Z1 प्लस Z2 किसको निरूपित करता है, ये हम बना सकते हैं यहाँ पे भी। यानी यहाँ पे ये वेक्टर था OA, याद है सबको? ये स्थिति सदिश Z1 था और ये मैंने माना था OB वेक्टर है जिसका स्थिति सदिश क्या था, Z2। और ये भी क्या हो जाएगा, यहां से सही से बना लेना इसको, ये C वेक्टर हो गया। तो अगर ये यानी अगर Z1 प्लस Z2 का निरूपण अभी हमने देखा था, ये हो गया हमारे पास O वेक्टर और ये हो गया A वेक्टर, यानी कि इसका स्थिति सदिश है वो Z1 है और इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या है बच्चों, Z2 है। ठीक है, और ये AB वेक्टर हो गया। तो समांतर चतुर्भुज नियम अभी हमने देखा था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये B वेक्टर हो गया आपका और ये C वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका Z2 और ये हो गया Z1। तो Z1 प्लस Z2 का निरूपण हम कैसे करते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज का जो मुख्य विकर्ण है वो क्या होगा अपना, Z1 प्लस Z2 को निरूपित करता है, Z1 प्लस Z2 को निरूपित करता है। और जो इसका विपरीत विकर्ण है इसको हमने देखा था, ये Z1 माइनस Z2 को निरूपित करता है। ठीक है, ये इनका ज्यामितीय निरूपण है Z1 प्लस Z2 का और Z1 माइनस Z2 का। ये भी हमने देखा था Z1 माइनस Z2 कैसे आया था, क्योंकि ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में अगर Z2 है तो इसको विपरीत डायरेक्शन में लिखेंगे तो माइनस Z2 हो जाएगा।
देन हमने यहाँ पे त्रिभुज नियम लगाया था, तो Z1 माइनस Z2 आया था। देन हम इसे ये इसके पैरेलल था Z1 माइनस Z2। तो ये Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 का ज्यामितीय निरूपण है। अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों इक्वल दे रखे हैं उसने, क्या कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z2। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मीनिंग क्या हो गया, और यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2। तो यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास मुख्य विकर्ण है OB और जो हमारे पास विपरीत विकर्ण है AC, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। यानी ये दोनों विकर्ण क्या है, सेम है। तो अगर ये किसी समांतर चतुर्भुज में अगर ये दोनों विकर्ण सेम हो जाएं, यानी सेम डिस्टेंस के हो जाएं, तो हमें पता है ये जो समांतर चतुर्भुज है या तो आयत बन जाता है या फिर वर्ग बन जाता है, या तो आयत बन जाएगा या फिर वर्ग बन जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन आप लिख लें साथ में। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो OC वेक्टर है, सॉरी OB वेक्टर है, वो किसके इक्वल आ गई, OB AC वेक्टर के, AC वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये Z1 प्लस Z2 को निरूपित करता है और ये Z1 माइनस Z2 को निरूपित करता है। तो अगर किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हो तो वहां से हम लिख सकते हैं जो समांतर चतुर्भुज है वो या तो वर्ग बनेगा या आयत बनेगा। तो लिख लें समांतर चतुर्भुज OABC, समांतर चतुर्भुज OABC के विकर्ण बराबर हैं। यानी यहां से इंफॉर्मेशन लिख लें कि समांतर चतुर्भुज OABC के जो विकर्ण है वो क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। समांतर चतुर्भुज OABC के विकर्ण क्या है, बराबर हैं। तो फिर नेक्स्ट लिख लें समांतर चतुर्भुज OABC एक आयत या वर्ग होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो यहां से हम क्या लिखेंगे, तो समांतर चतुर्भुज OABC एक वर्ग या आयत होगा, एक वर्ग या आयत होगा। और अगर ये वर्ग या आयत होगा तो हमें पता है कि ये Z1 है, ये Z2 है। तो हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पूछा गया है। तो यानी इन जो हमारे पास OA वेक्टर और जो OC वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या जाएगा, एंगल का डिस्टेंस बीच में, यानी इस एंगल Z1 और ये Z2 है, ठीक है। तो OA वेक्टर हो गया और ये OC वेक्टर हो गया। तो इसके जो बीच का एंगल है ये क्या बन जाएगा, अगर ये दोनों विकर्ण सेम है तो या तो ये आयत बनेगा या वर्ग बनेगा। तो इनके बीच में जो एंगल आएगा वो π/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, π/2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है वो क्या हो जाएगा, या तो π/2 होगा या फिर माइनस π/2 होगा। अब वो फर्क पड़ जाएगा किससे, कि उसने डायरेक्शन क्या ली है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है देन तो π/2 ले लेंगे, और अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है देन माइनस π/2 लेंगे, या तो π/2 लेंगे या माइनस π/2। तो यानी जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है वो क्या हो जाएगा, या तो π/2 होगा या माइनस π/2 होगा। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन काम आ रही है वो क्या है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो या तो आयत बनेगा या वर्ग बनेगा। तो ये जो एंगल है यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है, या तो क्या बन जाएगा π/2 या फिर माइनस π/2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन का इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं देन π/2, और अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फिर माइनस π/2। ठीक है, तो ये रूल ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये जो आपके पास एंगल है AOC, ये एंगल क्या आएगा, π/2 हो जाएगा। ये क्यों लिख पा रहे हैं अपन, क्योंकि ये जो एंगल है AOC ये क्या होगा, π/2। ये क्या हो जाएगा, π/2। इसलिए इसका जो आर्ग्यूमेंट है यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है वो क्या आ जाएगा, या तो π/2 आएगा या फिर माइनस π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिश्र तल में बिंदु Z1, Z2, Z3 और Z4 एक समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष हैं। केवल और केवल
हाँ भाई, Z1, Z2, Z3, Z4 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। कब होंगे, इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? तो समांतर चतुर्भुज देखो यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास, इसको लिख लें पहले, फिर यहीं से इसी से इसको सोल्व कर लेते हैं। लिख लो इसको। लिख लिया होगा। अब ये इसको सोल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, तो ये मान लेते हैं हम Z1, ये Z2, ये Z3 और ये Z4, ये दिया हुआ है Z1, Z2, Z3, Z4। ठीक है, तो ये जो मुख्य विकर्ण है वो Z1 प्लस Z2 बन जाएगा, ये विपरीत विकर्ण Z1 माइनस Z2 बन जाएगा। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सेम हो जाते हैं, तो हमने देखा कि ये या तो आयत बनता है या वर्ग बनता है। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो हमेशा मध्य बिंदु पे विभाजित होते हैं। क्या करते हैं? यानी मध्य बिंदु पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये लिख लो पहले इंफॉर्मेशन, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मध्य बिंदु पर विभाजित होते हैं या करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं, यानी जब ये एक दूसरे को जो कट करते हैं ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये मान लेते अपन डी पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है वो AC का भी मध्य बिंदु होगा और जो OB है उसका भी मध्य बिंदु होगा। यानी OB का मध्य बिंदु इक्वल होगा AC का मध्य बिंदु, ये लिखेंगे। और मध्य बिंदु के जो मध्य बिंदु के स्थिति सदिश क्या आएंगे, हमने देखा है ये OB वेक्टर है, तो OB वेक्टर है तो जो D है, D पॉइंट है, ये इसका क्या है? मध्य बिंदु है। और D के जो स्थिति सदिश है वो क्या जाएगा? Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3 बाई 2। अभी मैंने बताया था ना, अगर PQ वेक्टर है, P का कोफिशिएंट अगर Z1 है, Q का कोफिशिएंट अगर Z2 है, तो जो PQ वेक्टर का मध्य बिंदु है वो क्या हो जाता है? Z1 प्लस Z2 बाई 2 हो जाता है। तो यहां से ये OB वेक्टर का मध्य बिंदु क्या हो गया? Z1 प्लस Z3 बाई 2। और AC का मध्य बिंदु भी सेम होगा, क्योंकि सेम बिंदु पे ये दोनों विभाजित करते हैं। तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? ये Z2 Z4, तो Z2 प्लस Z4 बाई 2। तो यानी यहां से क्या आ गया कि Z1 प्लस Z3 है वो इक्वल होना चाहिए Z2 प्लस Z4 के। इसके इक्वल होना चाहिए Z1 प्लस Z3 इक्वल होना चाहिए Z2 प्लस Z4 के। तो सम्मिश्र तल में बिंदु Z1, Z2, Z3 और Z4 एक समांतर चतुर्भुज के क्रमानुसार शीर्ष हैं, केवल और केवल तब जब Z1 प्लस Z3 इक्वल होना चाहिए Z2 प्लस Z4। यानी ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लिख लें। तो ये थे हमारे पास कुछ सम्मिश्र संख्याओं के ज्यामितीय गुणधर्म कि हमें इसको किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के दो नियम हमने लिख लिए, वो दोनों ध्यान रखने, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। और भी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आगे हम देखेंगे और लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट लिखें। इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो Z1 मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या है R1 कोस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं Z1 इक्वल टू R1 e की पावर आयोटा थीटा 1। हाँ या ना?
और एक समिश्र संख्या मान लो Z2, और Z2 इक्वल्स टू क्या है, R2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 2। ये एक समिश्र संख्या है Z2, इसको ध्रुवीय रूप में लिखा है मैंने। और इसको हम अगर आयलर फॉर्म में लिखें तो Z2 क्या बन जाएगा, R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। तो थीटा 2 है वो क्या है, इसका कोणांक है, और R2 है वो इसका मापांक है। यहाँ पे थीटा 1 इसका कोणांक है और जो R1 है वो इसका क्या है, मापांक है। तो अगर मैं दो सम्मिश्र संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो Z1 इंटू Z2 फाइंड करें तो क्या आएगा, तो दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन कैसे करेंगे, उसका मीनिंग क्या है। तो अगर मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या थी Z1, इसको मैंने Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, और इसको Z2 e की पावर आयोटा थीटा 2 लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा यहाँ से, सॉरी R2 ये लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा R1 इंटू R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो यानी जो Z1 इंटू Z2 जो मेरे पास सम्मिश्र संख्या है वो क्या आ गई, R1, इस सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक है वो तो क्या आ गया, R1 इंटू सॉरी कोणांक है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ गया, और जो मापांक है वो R1 इंटू R2 आ गया। तो यानी किसी सम्मिश्र संख्या Z1 को किसी दूसरी सम्मिश्र संख्या Z2 से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या है कि अगर Z2 जो सम्मिश्र संख्या है उसका कोणांक अगर R2 है तो Z1 इंटू Z2 सम्मिश्र संख्या जो आएगी उसका कोणांक है वो Z1 के कोणांक का R2 गुना बढ़ जाता है। देखो कैसे, इसका मीनिंग क्या है लिख लेंगे बाद में, समझो। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस है। तो अगर मेरे पास सम्मिश्र संख्या Z1 है R1 e की पावर आयोटा थीटा 1, तो मैं ये मान लेता हूं कि ये मेरे पास मेरी सम्मिश्र संख्या Z1 को निरूपित करता है, P पॉइंट है Z1 को। तो मेरे इसकी डिस्टेंस है वो R1 है जो मोड Z1 को निरूपित करती है, और ये जो इसका कोणांक है वो क्या है, थीटा 1 है। यही हो गया। दूसरी सम्मिश्र संख्या मेरी क्या है, ये मैंने Q पॉइंट ले लिया जो Z2 सम्मिश्र संख्या को निरूपित करता है, और Z2 का जो मॉडुलस वैल्यू है वो R2 जो इसके कोणांक को व्यक्त करता है। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। और ये जो एंगल है बच्चों वो क्या है, ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा 2, यानी इसका जो कोणांक है वो क्या है, थीटा 2 है। तो जब मैंने Z1 इंटू Z2 किया तो उसका Z1 इंटू Z2 का जो कोणांक है वो R1 इंटू R2 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरे पास Z1 इंटू Z2 जो सम्मिश्र संख्या आएगी, Z1 इंटू Z2, ये मेरे पास मान लो कोई भी पॉइंट है R, ठीक है। तो ये जो Z1 इंटू Z2 को निरूपित कर रहा है, तो यहाँ जो मॉडुलस वैल्यू ऑफ Z1 इंटू Z2 है वो आएगी R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। और ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी सम्मिश्र संख्या को किसी दूसरी सम्मिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सम्मिश्र संख्या, यानी अगर हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं हैं Z1 और Z2, तो आप Z1 सम्मिश्र संख्या को अगर Z2 सम्मिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब कि Z1 सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है वो R2 गुना हो गया। Z1 सम्मिश्र संख्या थी तो Z1 इंटू Z2 जो सम्मिश्र संख्या आएगी उसका मापांक R1 इंटू R2 हो गया, और जो कोणांक है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, यानी उसका कोणांक बढ़ जाता है और उसका जो मापांक है वो भी बढ़ जाता है, यानी कोणांक भी बढ़ जाता है और उसका मापांक भी बढ़ जाता है। तो इसका मीनिंग जो है वो आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो। यानी किसी सम्मिश्र संख्या को गुणा करने का मीनिंग समझ में आ रहा है सबको, कि सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है वो बढ़ जाता है और सम्मिश्र संख्या का जो कोणांक है वो भी बढ़ जाता है, यानी दोनों के कोणांक ऐड हो जाते हैं, थीटा 2 थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। तो यानी सम्मिश्र संख्या Z1 को किसी सम्मिश्र संख्या Z2 से, ये लिख लो आप हिंदी में, किसी सम्मिश्र संख्या, ये Z1 और Z2 सामने लिखी हुई है ना, इसी के बारे में लिख रहा हूं। तो किसी सम्मिश्र संख्या Z1 को किसी सम्मिश्र संख्या Z2 से
गुणा करने पे किसी समिश्र संख्या Z1 को किसी समिश्र संख्या Z2 से गुणा करने पर समिश्र संख्या Z1 का मापांक R2 गुना बढ़ जाता है। R2 गुना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? R2 गुना बढ़ जाएगा इसका मापांक। तो समिश्र संख्या Z1 का मापांक R2 गुना बढ़ जाता है तथा समिश्र संख्या Z1 का कोणांक तथा समिश्र संख्या Z2 का कोणांक θ2 या θ2 गुणा, या हम ये कहें कि समिश्र संख्या Z1 का जो कोणांक है वो θ2 बढ़ जाता है ना, ये लिखेंगे, गुणा तो नहीं होता, ये बढ़ जाता है, तो θ2 एंगल बढ़ जाएगा इसमें, तो कोणांक θ2 बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि आप किसी समिश्र संख्या को जब आप, यानी क्या लिखा कि किसी समिश्र संख्या Z1 को किसी समिश्र संख्या Z2 से गुणा करने पर समिश्र संख्या Z1 का जो मापांक है वो R2 गुना बढ़ जाता है तथा समिश्र संख्या का जो कोणांक है वो θ2 बढ़ जाता है। θ2 और ऐड हो जाता है उसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका मीनिंग जो मैंने हिंदी में या जो समझाया वो आप समझ लें कि आप किसी भी समिश्र संख्या को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, यानी उसके जो कोणांक में वृद्धि होगी और उसके मापांक में वृद्धि होती है। अगर मैं यही आपसे ये पूछूं कि मान लो मेरे पास कोई भी समिश्र संख्या है Z1, वो है R1 e की पावर आयोटा θ1, ठीक है। तो अगर इस समिश्र संख्या Z1 को मैं किसी e टू दी पावर आयोटा अल्फा से गुणा करूं, अगर मैं किसी समिश्र संख्या Z1 को, ये बहुत अच्छी बात है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ध्यान रखना भाई, यानी दो समिश्र संख्याओं को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, उनके जो कोणांक है वो बढ़ जाएंगे और उनका जो मापांक है वो बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखें। मैंने जो सिखाने वाली बात है वो यही है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं किसी समिश्र संख्या Z1 को e टू दी तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मतलब क्या है, R1 e की पावर आयोटा θ1 हो जाएगा, इनटू में e की पावर आयोटा अल्फा था, तो यहां से R1 e की पावर आयोटा θ1 प्लस अल्फा हो जाएगा और आयोटा कॉमन हो गया। तो अगर आप किसी समिश्र संख्या Z1 को e टू दी पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करते हो तो ये जो समिश्र संख्या Z1 है वो θ1 प्लस अल्फा एंगल से रोटेट हो जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर आपके पास जो समिश्र संख्या Z1 है वो मान लो यहां थी, इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, हमारे पास एक समिश्र संख्या थी Z1, मैंने P ले लिया और ये, ठीक है, और इसकी जो ये मॉडुलस वैल्यू है Z1, ये मेरा मान लिया मैंने R1 है, और ये जो एंगल है वो क्या है बच्चों, थीटा है। तो इस समिश्र संख्या को मैंने e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा एंगल जो होगा तो उस अल्फा एंगल से ये रोटेट हो जाएगी। अभी ये आपके पास जो P पॉइंट है ये मूल बिंदु हो गया, तो अब ये Z1 है, अब ये क्या हो जाएगा, थीटा एंगल पे है, अब थीटा प्लस अल्फा एंगल पे रोटेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो समिश्र संख्या Z1 है वो अल्फा एंगल पे रोटेट हो जाएगी उसके, क्योंकि यहाँ पे देखो R है वो 1 है, यहाँ जो आपने मापांक लिया वो 1 लिया है, तो मापांक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो एंगल है इसका कोणांक है वो अल्फा बढ़ जाएगा, यानी ये जो समिश्र संख्या Z1 है वो अल्फा एंगल से रोटेट हो जाती है। जैसे अभी हमने वहां लिखा था, जो Z1 समिश्र संख्या है वो θ2 एंगल से रोटेट हो जाएगी, तो ये ऐड कर सकते हो उसमें, θ2 एंगल से रोटेट हो जाएगी। तो यहां से ये लिख देंगे, अब ये जो एंगल बना बच्चों वो हो गया थीटा प्लस अल्फा, θ1 लिया था क्या, अगर ये θ1 ले रहे हो तो ये θ1 प्लस अल्फा हो जाएगा, और ये जो Q पॉइंट है ये किसको निरूपित कर रहा है, Z1 इंटू e टू दी पावर आयोटा अल्फा को, ठीक है। और ये इसके जो ये हमेशा डिस्टेंस है वो R1 ही रहेगी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी किसी समिश्र संख्या Z1 को
किसी सम्मिश्र संख्या Z1 को e टू द पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर, किसी सम्मिश्र संख्या Z1 को e टू द पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर सम्मिश्र संख्या Z1 अल्फा एंगल से घूम जाता है। यानी सम्मिश्र संख्या Z1 है वो अल्फा एंगल से घूम जाती है, यानी रोटेट हो जाती है। अब वो या तो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, वो डायरेक्शन डिपेंड करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अल्फा एंगल से रोटेट हो जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो माइनस अल्फा एंगल से रोटेट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो किसी दो सम्मिश्र संख्याओं का मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ में आया सबको? यानी उसके कोणांक और जो मापांक है वो बढ़ते हैं या कम होते हैं, बढ़ते हैं, जो भी है वो तो आप डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही अगर किसी सम्मिश्र संख्या को e टू द पावर आयोटा अल्फा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसका मतलब वो जो सम्मिश्र संख्या है वो अल्फा एंगल से रोटेट हो जाती है, यानी अल्फा एंगल से घूम जाती है। या तो अगर इस डायरेक्शन में है तो आप एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर क्लॉकवाइज ले रहे हो तो माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये समझ में अगर आ गया हो तो हम आगे चलें कि दो सम्मिश्र संख्याओं का मल्टीप्लाई करने का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, और किसी सम्मिश्र संख्या को e टू द पावर अल्फा से मल्टीप्लाई करने का ज्यामितीय रूप क्या होता है, ये ध्यान रखना जरूरी है ना। देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखें, पहले कोशिश ये करनी है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या दे रखी हो आप उसको पहले आयलर फॉर्म में लिख लिया करो। अगर आपने सम्मिश्र संख्या को आयलर फॉर्म में लिख लिया तो ये मान लो वो क्वेश्चन आधा वहीं पे सोल्व हो जाता है। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि सम्मिश्र संख्या जो दे रखी होती है उसको सबसे पहले आयलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, यानी r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा फॉर्म में, ताकि आपका क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखें इस पे कुछ एग्जाम्पल, देखो इस पे। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि किसी सम्मिश्र संख्या को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लो हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है, एग्जाम्पल लिखें, किसी सम्मिश्र संख्या को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा। ये लो, यानी सम्मिश्र संख्या मान लो हमारे पास थी z इंटू आयोटा, और सम्मिश्र संख्या z है वो क्या है मेरे पास x प्लस आयोटा y है। तो किसी सम्मिश्र संख्या को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका मीनिंग क्या होगा, यानी आयोटा z बन जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी मैंने क्या बताया था कि किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, कि उसका मीनिंग ये होता है कि आप उस सम्मिश्र संख्या के कोणांक में या मापांक में वृद्धि कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं। वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन मापांक तो हमेशा बढ़ेगा, लेकिन जो कोणांक है वो डिपेंड करेगा कि आप डायरेक्शन क्या ले रहे हैं। अब देखो, अब आयोटा जेड, अब मैंने जेड हमारे पास मान लो मैंने मान लिया आर ई की पावर आयोटा थीटा कोई सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, आयोटा सम्मिश्र संख्या मान लो मैंने Z1 है उसको आयोटा ले लिया। अब Z2 कर रहा हूं मैं। अब इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं, आयलर फॉर्म में अगर लिखूं तो इसकी मॉडुलस वैल्यू वो तो 1 आएगी, और इसका जो कोणांक आएगा वो क्या जाएगा π/2। इस सम्मिश्र संख्या कोणांक क्या है π/2। तो इसको अगर मैं इसको सबसे पहले आयलर फॉर्म में लिखूं तो e टू द पावर आयोटा π/2 लिख सकता हूं, हाँ या ना, e टू द पावर आयोटा π/2। तो अब अगर मैं सम्मिश्र संख्या z को Z1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो e टू द पावर आयोटा π/2 इंटू r e की पावर आयोटा थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा r e की पावर आयोटा थीटा प्लस π/2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी सम्मिश्र संख्या को आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आयोटा जेड जो नई सम्मिश्र संख्या है इसमें क्या होगा, तो इसका जो कोणांक होगा वो थीटा प्लस π/2 हो जाएगा। तो अगर मान लो आपके पास सम्मिश्र संख्या जो है, देखो ये चीज समझ में आनी जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार, इस पे आसान से क्वेश्चन बनते हैं। यानी मान लो ये मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या थी z, सम्मिश्र संख्या क्या है z है, और ये r इसका मॉडुलस वैल्यू हो गया, और ये इसका कोणांक हो गया वो क्या है थीटा है।
अब अगर मैंने इसको आयोटा इंटू जेड किया, तो आयोटा इंटू जेड करूंगा तो देखो इसका जो कोणांक है वो थीटा प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी इसका जो कोणांक है वो पाई बाई 2 बढ़ जाएगा। तो ये जो सम्मिश्र संख्या है यानी ये जो एंगल आएगा वो कितना होना चाहिए, पाई बाई 2। तो ये आयोटा जेड को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, आयोटा जेड को। तो आयोटा जेड का मतलब क्या हुआ, आपका जो ये जो इसका मापांक है वो तो आर ही रहेगा, यानी ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी, लेकिन ये जो एंगल है वो क्या हो गया, अब थीटा प्लस पाई बाई 2 हो गया। तो यानी इसका जो कोणांक है उसमें पाई बाई 2 की वृद्धि होगी। तो ये आपके पास आयोटा जेड को निरूपित करेगा। ऐसे आप कोई एग्जांपल लेके देख लो, जैसे मान लो जेड इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा होता, ये लिखते। तो अगर मैं इसको आयोटा जेड से मल्टीप्लाई करता तो ये 3 आयोटा माइनस 4 बनता, यानी माइनस 4 प्लस 3 आयोटा बनता। तो अगर यहाँ पे इसको 3 प्लस 4 आयोटा वो यही होता कहीं ना कहीं, फिर मैं इसको पाई बाई 2 एंगल पे, क्योंकि देखो माइनस 4 प्लस 3 आयोटा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, तो ये पाई बाई 2 एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो आयोटा जेड का मतलब है कि जो जेड जो सम्मिश्र संख्या है उसको आपने पाई बाई 2 एंगल से रोटेट कर दिया, पाई बाई 2 एंगल से रोटेट कर दिया। अब अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल कि माइनस आयोटा जेड का मीनिंग क्या होता है भाई, माइनस आयोटा जेड का मीनिंग क्या होगा बताएं जरा। तो माइनस आयोटा जेड का मीनिंग क्या होगा, अब मैंने क्या किया कि जेड मान लो मेरे पास कोई सम्मिश्र संख्या थी जेड, ये मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या है पी जो जेड से निरूपित करते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल मान लो मेरा थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है और ये मेरे मापांक है वो आर है, अब मैंने इसको माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे को पता है जो माइनस आयोटा है, क्योंकि जेड को मान लो आर ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में लिख लिया, तो जो माइनस आयोटा है इसको मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2, क्योंकि इसकी मॉडुलस वैल्यू वो तो 1 हो जाएगी, इसकी मॉडुलस वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसका जो कोणांक है वो क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 होता है। तो ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2, ये मैंने इसका कौन सा रूप लिख लिया, ध्रुवीय रूप, सॉरी आयलर फॉर्म में लिख लिया। तो अब अगर मैं माइनस आयोटा इंटू जेड करूंगा तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस पाई बाई 2 आयोटा, और ये ऐड हो जाएगा यहां से, ये आर रहेगा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर ई की पावर माइनस पाई बाई 2 इंटू में आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये लिख देंगे। तो ये आ गया आर इंटू ई की पावर आयोटा और थीटा माइनस पाई बाई 2, ये लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास आर, अगर जेड जो सम्मिश्र संख्या है इसको जब आपने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो उसका मीनिंग क्या है कि जो आपके पास सम्मिश्र संख्या जेड थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई बाई 2 एंगल पे रोटेट हो गई। यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पाई बाई 2 रोटेट हो गई, यानी कहने का मतलब अगर ये जेड था तो ये माइनस आयोटा जेड बन गया। अब ये एंगल जो क्या हो जाएगा टोटल, ये जो एंगल आएगा वो थीटा माइनस पाई बाई 2, कितना हो जाएगा, थीटा माइनस पाई बाई 2, और यहां से हम देखें तो ये निरूपित हो रहा है माइनस आयोटा जेड, माइनस आयोटा जेड, जबकि ये भी आर डिस्टेंस ही रहेगा। तो माइनस आयोटा जेड का मीनिंग समझ में आया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप कोशिश करो कि जब मल्टीप्लाई की बात हो रही है सम्मिश्र संख्याओं की, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको उसको पहले आयलर फॉर्म में लिखना है, और आयलर फॉर्म में लिखोगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि वहां पे एंगल कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। तो ये माइनस पाई बाई 2 एंगल से रोटेट हो गई, ये बोल सकते हो। तो माइनस पाई बाई 2 एंगल से रोटेट होगी तो ये हमारे पास माइनस आयोटा जेड सम्मिश्र संख्या हो गई, माइनस आयोटा जेड सम्मिश्र संख्या हो गई। तो समझ आ रहा है ये, हाँ भाई बताओ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 आयोटा जेड, 2 आयोटा जेड, थर्ड एग्जांपल लिखें इसमें, तो ये आयोटा माइनस आयोटा जेड, इन सब का मीनिंग पता चला, ठीक है। अब हमें देखना है, और माइनस जेड का मीनिंग क्या होगा वो देख लेते हैं नेक्स्ट, इसके बाद पहले ये लिख ले सभी।
तो दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 और Z2 हुई हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, कि उनके मापांक और कोणांक में वृद्धि होगी, यानी मापांक और कोणांक है वो चेंज हो जाएंगे उसके। अब उनको आप ध्रुवीय रूप में अब आयलर फॉर्म में लिख लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि उनका क्या होता है। तो एग्जाम्पल लिखें, 2 आयोटा Z का मीनिंग क्या है। फिर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, -Z का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर Z हमारे पास हो, -Z हो, तो इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होगा। इसका ज्यामितीय निरूपण लिखना है तो Z इक्वल्स टू क्या है बच्चों, r आयोटा थीटा मान लेता हूं मैं, सम्मिश्र संख्या की है, और 2 आयोटा, तो 2 आयोटा को मैं अगर फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में, आयलर फॉर्म में, तो यहाँ इसका जो r आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2, तो वो जो संख्या 2 इंटू e⁻² आयोटा है, तो इसका जो π/2 इंटू आयोटा, π/2 इंटू आयोटा, ये इस सम्मिश्र संख्या का आयलर फॉर्म हो गया। तो जब मैं 2 आयोटा Z कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू e⁻² आयोटा इंटू में r आयोटा थीटा कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा इसका जो कोणांक आएगा वो मापांक e⁻θ प्लस π/2 इंटू आयोटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी सम्मिश्र संख्या Z को 2 आयोटा सम्मिश्र संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो सम्मिश्र संख्या Z है वो π/2 एंगल से रोटेट हो जाता है और उसका जो मापांक है वो दुगुना हो जाता है। यानी इसका बोलने का वे क्या होगा कि जब आप किसी सम्मिश्र संख्या Z को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम्मिश्र संख्या Z है वो π/2 एंगल से रोटेट हो जाती है और उसका जो मापांक है वो दुगुना हो जाता है। उसका जो मापांक है वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होगा। समझ आया सबको। अगर आप किसी सम्मिश्र संख्या को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीनिंग क्या होगा कि वो सम्मिश्र संख्या π/2 एंगल से रोटेट हो जाएगी और साथ में उसका जो मापांक है वो दुगुना हो जाएगा। उसका जो मापांक है वो दुगुना हो जाता है। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिख तो π/2 एंगल से रोटेट हो जाएगी और इसका जो मापांक है वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। हाँ भाई, अगर इसको -Z से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा और इसको अगर हम ज्यामितीय रूप से तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आसान है। मान लो ये सम्मिश्र संख्या Z को निरूपित कर रहा है, तो ये मापांक हो गया इसका R, ये एंगल जो है वो थीटा है। अब हम इसको जब 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पाई हो रहा है, तो और इसमें से वो R है और ये वो 2 आयोटा Z को निरूपित कर रहा है। ये 2 आयोटा Z को निरूपित कर रहा है, यानी इसका जो मापांक है वो दुगुना हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यही है, इस सदिश की लंबाई बढ़ जाएगी यानी दुगुनी हो जाएगी, और लेकिन एंगल है वो थीटा प्लस क्या हो जाएगा, π/2। तो ये जो सम्मिश्र संख्या है 2 आयोटा Z, इसका जो कोणांक है वो थीटा प्लस π/2 हो गया और मापांक है वो 2r हो गया। इसका मीनिंग ये होता है। अब अगर मैं किसी सम्मिश्र संख्या को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा। फिर अगर मैं किसी सम्मिश्र संख्या को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, तो इनका मीनिंग क्या होता है, ये आप बताओ सभी। ये समझ आ रहा है सबको। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। इनका ज्यामितीय निरूपण आपको पता होना चाहिए। अब बताओ इसको -1 इंटू Z को कैसे करें। अब देखें इसको। अब मैंने वही बताया आपको, सम्मिश्र संख्या Z इक्वल्स टू मेरा r e⁻θ है। ठीक है, अब इसको मैं -1 है तो -1 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, -1 को हम कैसे लिख सकते हैं। अगर इसको आयलर फॉर्म में लिखें तो -1 है तो इसका मॉडुलस वैल्यू तो 1 आ जाएगा, और -1 है तो इसका जो कोणांक है वो क्या होता है, पाई। तो इसको मैं लिख सकता हूं e⁻π। अब देखो कोणांक या तो पाई रखते हैं या -π रखते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो मैंने जब मुख्य कोणांक बताया तो आपको बताया था उस टाइम
कि आप इस डायरेक्शन में आते हैं देन पाई लेते हैं, और अगर आप इस डायरेक्शन से आते हैं देन आप माइनस पाई लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो पाई, और अगर इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो माइनस पाई। तो हमारे पास जो समिश्र संख्या है वो e⁻i पाई बन गई। तो अब अगर मैं माइनस जेड लिखूं तो माइनस जेड का मीनिंग क्या होगा, यानी e⁻i पाई इंटू आर e⁻i थीटा। तो ये बन जाएगा r इंटू e⁻i थीटा प्लस पाई। क्या बन जाएगा, थीटा प्लस पाई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई समिश्र संख्या z है, अगर हमारे पास कोई समिश्र संख्या मान लो z है और उसका मापांक r है और जो उसका कोणांक है वो मान लो थीटा है, तो जैसे मैंने इस समिश्र संख्या को -1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो कोणांक है वो तो उतना ही रहा, सॉरी मापांक तो उतना ही रहा, लेकिन जो कोणांक है वो क्या हो गया, पाई एंगल बढ़ गया। यानी ये जो समिश्र संख्या z है वो पाई एंगल से रोटेट हो जाएगी। कहने का मतलब ये यहां आ जाएगी। तो ये समिश्र संख्या q है वो किसको निरूपित करेगी, -z को। तो अब ये जो आपका एंगल आएगा वो थीटा प्लस क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो इस समिश्र संख्या का जो मापांक r रहेगा, लेकिन जो कोणांक है वो थीटा प्लस पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई। यानी ये जो समिश्र संख्या थी वो पाई एंगल से रोटेट हो गई। ये जो समिश्र संख्या थी ये पाई एंगल से क्या हो गई, रोटेट हो गई। और आप देख भी सकते हैं, तो आपके पास समिश्र संख्या होती है 2 + 3 आयोटा, तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 -3 आयोटा हो जाएगी। तो ये किस एंगल, ये कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले कहां थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से आप इसको ज्यामितीय रूप से भी देख सकते हो। तो किसी समिश्र संख्याओं को, दो समिश्र संख्याओं को मल्टीप्लाई करने का मीनिंग समझ आया उनका, यानी उनका जो मापांक और कोणांक है उनको आपको देखना है कि वो कितना गुना बढ़ रहे हैं और कितना वो रोटेट हो रही है। ठीक है, तो ये होता है इनका ज्यामितीय निरूपण। अब मेरे को आप लास्ट में ये बताओ, अगर कोई समिश्र संख्याएं हैं उसको मैं अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो ये एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं। तो इनका ज्यामितीय लिखना आना चाहिए भैया आपको। तो अगर आपके पास समिश्र संख्या z है उसको आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो इस समिश्र संख्या का मीनिंग क्या हो जाएगा, ओमेगा हमें पता है वैल्यू क्या होती है, -1/2 + √3/2 आयोटा, याद है। और इसका जब अपन पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो cos 2π/3 + आयोटा sin 2π/3, ये भी सबको याद होगा, हमने कर लिया था क्लास में। और इसको अगर हम आइलर फॉर्म में लिखना, r तो e⁻2π/3 आयोटा, ये इसकी क्या हो गई, आइलर फॉर्म हो गई। तो अगर किसी समिश्र संख्या को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो e⁻2π/3 आयोटा इंटू में z यानी r e⁻i थीटा हो जाएगा। तो ये बन गया बच्चों r e⁻i थीटा प्लस 2π/3, थीटा प्लस 2π/3। तो यानी अगर हम किसी समिश्र संख्या को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब हो गया कि वो जो समिश्र संख्या z है वो 2π/3 एंगल से रोटेट हो जाएगी। उसका मापांक उतना ही रहेगा, लेकिन उसका जो कोणांक है वो 2π/3 गुना 2π/3 बढ़ जाएगा। यानी वो जो समिश्र संख्या है वो 2π/3 एंगल से रोटेट हो जाएगी। तो इसका ज्यामितीय निरूपण लिखें तो कैसे होगा, देखो। अगर मान लो मेरे पास ये है, गुणांक मान लिया मैंने थीटा है, तो अगर मैं इसको ओमेगा, अगर मान लो मैंने मान ली, अच्छे से समझने के लिए हम यहां लिख लेते हैं, ये मेरी समिश्र संख्या मैंने मान ली यहाँ पे है, ये पॉइंट P है और ये Z ले लिया। तो ये मान लिया मैंने, ये R डिस्टेंस है और कोणांक मैंने मान लिया 0 है। ये R डिस्टेंस है और कोणांक है वो क्या है, 0 है। तो अगर मैं इस समिश्र संख्या को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं, अगर इस समिश्र संख्या को ओमेगा से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर मान लो मेरी समिश्र संख्या, इस पे बाद में आते हैं, ये मान लो मेरी समिश्र संख्या थी, ये है Z,
और ये मान लिया मैंने एंगल है थीटा, इसका कोणांक, और ये मापांक आर है। तो अगर मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस समिश्र संख्या को हम 2 पाई बाई, ये ज्यादा हो जाएगा, एंगल ज्यादा लेना है ना, जो भी होगा जितना भी होगा, ये 2 पाई बाई 3 लिखना है। तो 2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट हो जाएगी, बाकी इसका मापांक आर ही रहेगा और इसका जो कोणांक है वो बढ़ जाएगा, ये ओमेगा जेड हो जाएगा। तो किसी समिश्र संख्या को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उस समिश्र संख्या को 2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट कर दिया। ज्यामितीय रूप क्या होगा उसका कि उस समिश्र संख्या को, ये आर उतना ही रहेगा ना, बड़ा नहीं करना है, तो उस समिश्र संख्या जेड को 2 पाई बाई 3 एंगल से हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब मान लो इसी समिश्र संख्या को मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब वहां पे जो मापांक आता है वो देखो, मापांक तो 1 ही रहता है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर में जो कोणांक है वो क्या आ जाता है, -2 पाई बाई 3। तो या तो हम क्या कहें कि इस समिश्र संख्या को -2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट कर दो, तो ये समिश्र संख्या इधर आ जाएगी, तो ये ओमेगा स्क्वायर जेड को निरूपित करेगा। अगर मैं इसको 2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट करता हूं -2 पाई बाई 3 से, तो ये मेरी जो समिश्र संख्या है वो ओमेगा स्क्वायर जेड को निरूपित कर देगी, और ये एंगल क्या हो जाएगा टोटल, यानी थीटा -2 पाई बाई 3 एंगल हो जाएगा। थीटा -2 पाई बाई 3 एंगल, यानी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दो उसको, तो ये ओमेगा स्क्वायर जेड को निरूपित करेगा। यानी ओमेगा स्क्वायर जेड को निरूपित करने का मतलब क्या है कि उस समिश्र संख्या को -2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट करने का मतलब है कि उसको वामा, यानी उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट कर देंगे। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी और यहाँ पे, यानी ये वामावर्त है तो ये दक्षिणावर्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इन सब का, यानी दो समिश्र संख्याओं का गुणा करने का मीनिंग क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी उनके मापांक चेंज होंगे या उनके कोणांक चेंज होंगे या दोनों चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका मीनिंग होता है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको समिश्र संख्या का आयलर रूप में लिखना आना चाहिए। अगर आप समिश्र संख्या को आयलर रूप में लिख दोगे तो आपके लिए चीजें सारी आसान हो जाएंगी, कुछ भी नहीं करना होगा इनके अंदर। तो सारे क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जो इकाई थे उनको ज्यामितीय रूप से निरूपित करो। हमारे पास जो इकाई घनमूल थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो उनको ज्यामितीय रूप से कैसे निरूपित करोगे? देखो एक बार, अगर हमारे पास इकाई घनमूल दिए हुए थे, इकाई घनमूल क्या थे हमारे पास? इकाई घनमूल क्या थे? जो इकाई घनमूल थे उनको हम लिखते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये इकाई होते हैं। तो इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है इन तीनों का? इकाई घनमूल यानी 1। तो ये मान लो एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ये क्या है? ये वाई एक्स डायरेक्शन है, और ये आपके पास मान लो एक्स एक्स डायरेक्शन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो 1 कहां होगा? 1 मान लो यहां पे है, ये क्या है मेरा? 1 है, ये 1 डिस्टेंस है। तो 1 क्या लिख सकता हूं? ये मेरे पास इकाई घनमूल है, वो 1 को निरूपित करता है। अब मेरे पास ओमेगा है, तो ओमेगा का मीनिंग क्या होता है? ओमेगा को मैं 2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट कर देता हूं, बाकी मापांक उसका भी 1 ही रहता है, तो ये 2 पाई बाई 3 एंगल से रोटेट हो जाता है। ये किसको निरूपित करता है? ये मान लो P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये निरूपित करता है ओमेगा को। और अगर मैं फिर ओमेगा स्क्वायर को कैसे निरूपित करूंगा? ये मेरा एंगल जो हो जाएगा -2 पाई बाई 3 लिख दो, या तो ये -2 पाई बाई 3 एंगल रोटेट हो जाएगा, और या फिर 4 पाई बाई 3 एंगल रोटेट कर दो। तो ये जो R पॉइंट है ये मान लो ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सारी जो डिस्टेंस है वो क्या है सारी, यानी जो लंबाई है वो सबकी 1 रहेगी, मापांक सबका 1 रहेगा। तो ये आपके पास एक एंगल बन गया, सॉरी और इसमें ये डिस्टेंस और ये तीनों डिस्टेंस बराबर हैं। सारी डिस्टेंस क्या है? बराबर। ये देखने में नहीं लग रहा, लेकिन अब ध्यान रखें।
तो तीन जो इकाई घनमूल थे उनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर को। ये एक ट्राइंगल बन गया। ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया। यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को कैसे निरूपित किया जाता है, तो ये देख लें यहाँ पे। तो ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल बन गया। तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है ये एंगल पाई 2π/3 है, ये भी 2π/3 है, और ये एंगल भी कितना है? 2π/3 है। तो ये क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समबाहु त्रिभुज को। क्या बन गया? एक समबाहु त्रिभुज। तो यानी कि जो हमारे पास इकाई के घनमूल हैं उनको हम जब ज्यामितीय रूप से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या बन जाता है? समबाहु त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है। किसको? समबाहु त्रिभुज को। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। और हम अगर यहाँ ये क्या बन गया? एक वर्त बन गया। ये एक वर्त भी बन गया। तो यानी किसी सम्मिश्र संख्या, यानी कि हमारे पास जो इकाई घनमूल हैं उनको ज्यामितीय रूप से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक समबाहु त्रिभुज को रिप्रेजेंट करता है। और ये एक ये तीनों पॉइंट्स जहां से ये पास हो रहा है तो ये एक सर्कल भी बन गया, तो इस सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से कुछ लिख लेते हैं इनकी। ये लिखो पहले। यहाँ से पूछा जाए कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 यानी 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना होगा, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 कितना होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा कितना है? 2π/3। तो ये हो जाएगा 2π/3, ये भी 2π/3 और ये भी 2π/3। कितना हो जाएगा? 2π/3। यानी जो भी आपके इकाई घनमूल हैं तो उनपे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आप लिख सकते हो, है ना। एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है इसका वो 1 है, ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थे इकाई घनमूल का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। इकाई घनमूल का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो आप लिखें इसका मीनिंग क्या है। यदि इकाई के घनमूल, स्टेटमेंट लिख लें, यदि इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यदि इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यदि इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र तल में यदि इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र तल में सम्मिश्र तल में क्रमशः बिंदुओं P Q तथा R P Q तथा R को व्यक्त करे। ये लिख लो एक स्टेटमेंट कि यदि इकाई सदिश 1 ओमेगा या इकाई घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र तल में क्रमशः बिंदुओं P Q तथा R को व्यक्त करे तो त्रिभुज PQR समबाहु, तो त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज PQR है वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। ये मैंने वैसे लिखा दिया, लेकिन ये स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो कि अगर इकाई के 3 घनमूल हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इनसे जो ट्रायंगल बनता है वो कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज बनता है।
कौन सा? समबाहु त्रिभुज। तो ये लिखवा है, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। फिर एक और स्टेटमेंट ऐड अब देखो, ये जो आपके पास इकाई के घनमूल हैं, ये इस वर्त को, ये जो सर्कल है, इसको 3 बराबर चाप में डिवाइड कर रहे हैं। यानी ये चाप और ये चाप, तीनों चाप क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये भी लिख लो आप। सेकेंड स्टेटमेंट, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र तल में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र तल में इकाई त्रिज्या के वर्त पर स्थित होंगे। यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र तल में इकाई त्रिज्या के वर्त पर स्थित होंगे और वे वर्त को 3 बराबर भागों में बांटेंगे या बांटते हैं। यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जो वर्त बना है ये क्या है? यूनिट सर्किल ही तो है, क्योंकि ये जो आपके पास इसकी जो त्रिज्या है वो 1 है, इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है? 1 है। तो ये आपके पास क्या बन गया? 1 रेडियस का सर्कल ही तो बना है, जिसका वो क्या है? मूल बिंदु है। इसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। तो लिख ले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सम्मिश्र तल में इकाई त्रिज्या के वर्त पर स्थित होंगे, इकाई त्रिज्या के वर्त पर स्थित होंगे तथा वे वर्त को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, तथा वे वर्त को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। ये भाग और ये भाग और ये तीनों भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कहने ये हुआ, जब इकाई के घनमूल जो होते हैं उनका जब आप ज्यामितीय निरूपण करते हो तो फर्स्ट तो क्या होगा कि वो हमेशा एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, और सेकंड होगा कि वो तीनों इकाई त्रिज्या के वर्त के ऊपर स्थित होंगे, और जो तीसरा पॉइंट है कि ये इस इकाई वर्त जो है हमारे पास, इसको बराबर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बराबर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखना है। बाकी आगे का जो लेक्चर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा था कि किसी भी सम्मिश्र संख्याओं, जो सम्मिश्र संख्याएं हैं, उनका ज्यामितीय निरूपण कैसे करते हैं, ज्यामितीय गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसको कार्तीय रूप में कैसे लिखा जाता है, फिर पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, आयलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, फिर अगर हमारे पास कोई P और Q पॉइंट को मिलाने वाली अगर कोई लाइन है तो उसको कैसे निरूपित करते हैं, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, सारी चीजें हमने देखी थी। फिर इसको त्रिभुज नियम क्या है, फिर समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। तो जो दोनों विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो वो आयत या वर्ग बन जाता है, और दोनों विकर्ण हैं वो मध्य बिंदु पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम पहले से जानते हैं वही पढ़ी हमने। फिर किसी दो सम्मिश्र संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यानी उसका ज्यामितीय मतलब क्या होता है, वो हमने देखा। फिर जो इकाई घनमूल हैं उनको हम ज्यामितीय रूप से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कल हम इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे, और कुछ समबाहु त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टियां हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।